Hello to all. Myself Neetu Rani, Assistant Professor, and today's our topic is Ideal Type, which is given by Max Weber. तो आज जो हम टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है आइडियल टाइप, जिसे ग्रेजुएशन पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है, जो पेपर 5 के अंतर्गत आता है। तो जिस पे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। The concept of ideal type is considered as most distinguished contribution of Max Weber for methodology of social sciences. It is one of the methods of comparative study. तो आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वह उसे मैक्स वेबर का सोशियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जाता है। मैक्स वेबर को ऐसे मॉडर्न सोशियोलॉजी का जनक भी माना जाता है और उनका ऐसा मानना है कि सामाजिक विज्ञानों की जो मेथडोलॉजी होती है या फिर पद्धति शास्त्र जो होता है उसके रूप में तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने जो विधि विकसित की उसे उन्होंने आदर्श प्रारूप कहा, जिसे 1904 में ऑब्जेक्टिविटी नामक लेख में उन्होंने प्रकाशित करवाया था। मैक्स वेबर ऑलवेज बिलीव दैट सोशल साइंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस एंड आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. Weber emphasized that social sciences should have their own methodology of investigation and social phenomenon, because every social phenomenon is very complex and multidimensional in its nature. It evolves in finite variables. So social sciences should also not try to highlight some of the factors which can make it distinguished from other factors. तो वास्तव में मैक्स वेबर का ये हमेशा से विश्वास रहा है कि सामाजिक विज्ञान जो होते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान से ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग और आत्मनिर्भर होते हैं। इसलिए वो इस बात पे जोर देते हैं कि सामाजिक प्रघटनाओं के विशिष्ट महत्व का पता लगाने के लिए सामाजिक विज्ञानों की एक अपनी खुद की मेथडोलॉजी या पद्धति होनी चाहिए, जिससे वो सोशल जो रियलिटी है या सोशल जो फिनोमेन है उसकी परिणामों की जांच कर सके, उसके यथार्थ की जांच कर सके। क्योंकि हर सामाजिक परिघटना जो होती है वो अपने स्वरूप में, अपने नेचर में बहुत ही जटिल होती है और मल्टी डायमेंशनल होती है और उसमें बहुत सारे परिवर्तनशील कारक भी जो होते हैं शामिल होते हैं। अतः सामाजिक विज्ञान के कुछ मुख्य बिंदुओं को या उसके कारकों का विश्लेषण करना चाहिए जो दूसरे कारकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशिष्ट हो, जिसके आधार पर हम एक आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकते हैं उस परिघटना के प्रति या फिर उस सोशल रियलिटी के प्रति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर said, to understand any phenomenon, factors are more important than the consequences. For Weber, reasons are unique and consequences are general. तो यहाँ पे मैक्स वेबर का यह मानना है या इसी क्रम में वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि किसी भी परिघटना को समझने के लिए उसके कारकों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या उसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए और उसके परिणाम जो होते हैं वो उससे कम महत्वपूर्ण होते हैं। यानी उनका कहना है या उनका विश्वास है कि इस जो भी कारण होते हैं किसी घटना के पीछे वो अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में अलग होते हैं, जबकि सामान्यतः परिणाम जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। Weber believed that sociology can be a science. He emphasized on cause and effect analysis and comparative method. For this purpose, he proposed ideal type method. तो मैक्स वेबर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बोलते हैं या उनका विश्वास है कि समाजशास्त्र भी जो है वो एक विज्ञान हो सकता है और इसके लिए उन्होंने
समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता लाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक विधि या कहें कारण संबंध और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आइडियल टाइप मेथड या आदर्श प्रारूप की प्रविधि को प्रस्तुत किया है। The word ideal is derived from the word idea and not efficient or most suitable in its petition. तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आदर्श जो शब्द है उसका तात्पर्य किसी आदर्श या आदर्शात्मक विचारधारा से नहीं है, बल्कि यह शब्द यहाँ पे किसी आइडिया को प्रेजेंट करता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के प्रति एक रिसर्चर का, एक इन्वेस्टिगेटर का क्या अप्रोच है, कौन सा उसका दृष्टिकोण है और कौन सी बातें उस चीज़ को लेकर महत्वपूर्ण है, उसका जो एक प्रारूप तैयार होता है उसे हम आइडियल टाइप कहते हैं। According to Weber definition, an ideal type is formed by the one-sided acquisition of one or more point of view. Also, it can be defined as an analytical construct that serves the investigator as measuring rod to access if similarities as well as deviation in complete case. In this sense, ideal type used for comparative analysis by simplifying the complexity of social reality. तो बेवर की डिफिनीशन के अनुसार आदर्श प्रारूप का गठन जो होता है वो स्वरांकन के द्वारा होता है और एक से अधिक दृष्टिकोणों का जो होता है एक बिंदु होता है, या इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह आदर्श प्रारूप जो होता है एक मेजरिंग रॉड की तरह काम करता है, एक पैमाने की तरह काम करता है, जिसके आधार पे वह किसी सामाजिक परिघटना का विश्लेषणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उसे एक सारणी के अंतर्गत या फिर एक प्रारूप के अंतर्गत तैयार करता है, जिसमें या तो समानताएं होती हैं और या फिर परिवर्तन के अंतर, यानी दो ऑब्जेक्ट के प्रति, दो फिनोमेन के प्रति जो परिवर्तन के भाव होते हैं उनको वो व्यक्त करता है या प्रस्तुत करता है। इस सेंस में आदर्श प्रारूप का प्रयोग जो होता है वह तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है, जिससे कि सामाजिक सत्य या फिर वास्तविकता की जटिलता को बहुत ही सरलीकृत करके, सिंप्लीफाई करके उसे बहुत ही आसान और सरल बनाकर प्रस्तुत किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं आइडियल टाइप की विशेषताओं की ओर। पहला है लॉजिकली कंस्ट्रक्टेड मेंटल कॉन्सेप्ट। तो यह एक तार्किक रूप से निर्मित जो होती है अवधारणा, वो एक मानसिक अवधारणा, एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। सेकेंड इज यूज टू डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसका जो प्रयोग होता है वो उपकल्पना के निर्माण में होता है, यानी उपकल्पना का हम जो विकसित करते हैं उसके लिए हम आदर्श प्रारूप का ही सहायता लेते हैं, या कह सकते हैं कि आइडियल भी जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में विश्लेषित किया गया एक हाइपोथेसिस ही होता है। थर्ड वन इज सब्जेक्टिव इन नेचर, दे डिपेंड्स ऑन ए कैपेसिटी ऑफ फॉर कंपैरिजन एंड imagination, so they do not exactly correspond to the reality। तो यह नेचर में सब्जेक्टिव होता है, अर्थात हर व्यक्ति का आइडियल टाइप जो होता है वो अलग होगा, या जो रिसर्चर की जो कल्पना शक्ति है, उसका जो तुलनात्मक विश्लेषण की जो क्षमता है, उस आधार पे यह उसके विश्लेषण के आधार पे आधारित होता है, ना कि जो वास्तविकता है उसके मूल्यांकन से संबंधित होता है। फोर्थ वन इज सिग्निफाई प्योर और अब्स्ट्रैक्ट टाइप्स। तो आदर्श प्रारूप जो होता है
वो पूरी तरह से एक अमूर्त अवधारणा को दर्शाता है। पांचवा है आइडियल टाइप आर नॉट रिजिड एंड फिक्स थिंग्स बट आर सब्जेक्ट टू चेंज। यानी आदर्श प्रारूप जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बनता है या बनाया जाता है तो वो अंतिम रूप से मतलब उसे हम अंतिम नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें चीज़ें फिक्स नहीं होती बल्कि चीज़ों में इसके अवधारणा में चेंज हो सकता है। कुछ नई बातें शामिल हो सकती हैं, कुछ पुरानी बातें हटाई जा सकती हैं। यानी आइडियल टाइप जो होता है कभी भी रिजिड नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो आइडियल टाइप ऑफ हिस्टोरिकल particular event are those events which have never happened twice in history, for example rise of globalization। तो पहला टाइप जो है वो हिस्टोरिकल टाइप है जिसमें अवधारणा जो होती है यानी जो आइडियल टाइप की अवधारणा होती है वैसे सामाजिक और ऐतिहासिक विशिष्ट घटनाओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जो इतिहास में एक ही बार घटित हुई हैं। उससे संबंधित जो भी सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करते हैं यानी उस घटना के पहले और उस घटना के बाद की परिस्थितियों का अगर अध्ययन किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, तो उसे हम आदर्श प्रारूप के आधार पर उसका अध्ययन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन की घटना इतिहास में पहली बार घटी तो उसके पहले की जो परिस्थितियाँ थी या जो सामाजिक रियलिटी थी और उसके बाद जो रियलिटी उभर कर आती है, इन दोनों के बीच हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसके लिए जो आइडियल टाइप प्रयोग होगा वो हिस्टोरिकल आइडियल टाइप होगा। सेकेंड वन इज आइडियल टाइप विच रिप्रेजेंट abstract element of social reality. They are observed in variety of historical and cultural contexts, for example bureaucracy। तो सेकंड जो टाइप है वो सामाजिक यथार्थ के अमूर्त तत्वों यानी अमूर्त तत्व जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं वैसे तत्व जिनका कोई आकार नहीं है उसको उससे संबंधित है या उससे उसको प्रदर्शित करती हैं, जो खास करके हिस्टोरिकल होती है यानी सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक विविधताओं के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा जो है वो एक अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है और ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप जो है वो पहले कुछ और था और ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप अब बदलकर कुछ और हो गया है। यानी वो ब्यूरोक्रेसी तो पहले भी था और अभी भी है, लेकिन उसमें जो चेंजेस आए हैं तो उससे संबंधित जो अगर हम आइडियल टाइप बनाते हैं या उससे संबंधित जो अध्ययन हम करेंगे तो वो जो टाइप होगा वो हम रिप्रेजेंट करने वाला टाइप होगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स को, सोशल रियलिटी के एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला आदर्श प्रारूप होगा। तीसरा है आइडियल टाइप ऑफ रेशनलाइज कंस्ट्रक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर बिहेवियर इन particular social construct, for example any behavior that is one society different from the other। तो तीसरा जो है आइडियल टाइप वो किसी विशिष्ट सामाजिक संदर्भ में किया जाने वाले विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित होता है। जैसे कि अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो अगर बड़ों के पैर छूना जो है वो एक हमारे यहाँ कॉमन बिहेवियर है, परंतु अगर हम पश्चिमी देशों में देखें तो वहाँ ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। वहाँ बड़ों को आदर देने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ क्योंकि हर सोसाइटी अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो वहाँ का जो आदर्श प्रारूप बनेगा वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो बनेगा और वो दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट होगा। चलिए, तो टाइप्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म पर, यानी इसकी आलोचनाओं पर हम बात करते हैं। फर्स्ट है इट इज़ कमेंटेड दैट द concept of ideal type is very complex and only an expert sociologist can understand and make it efficiently। तो इस थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है जिसमें पहला है कि यह जो है
यह जो अवधारणा है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आइडियल टाइप की अवधारणा बहुत ही कॉम्प्लेक्स अवधारणा है, यानी बहुत ही जटिल है। लेकिन इसमें ये है कि जो केवल जो सोशियोलॉजिस्ट, जो विशेषज्ञ होंगे, समाज वैज्ञानिक होंगे, विशेषज्ञ समाज वैज्ञानिक होंगे, वही जो है इसका बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति जो है वो अपनी समझ, अपने ज्ञान के अनुसार जो है वो आइडियल टाइप को बनाएगा। तो इसका प्रयोग करने के लिए बहुत ही अनुभव चाहिए और बहुत ही ज्ञान की आवश्यकता होगी, जिससे के कारण इस अवधारणा में जटिलता का उत्पन्न होना अवश्यंभावी है। सेकेंड है मैन और रिसर्चर, देयर इज आउटकम of their background, culture, construct, and values. It is very difficult to be free from supposition, hence, value of naturality is not possible. तो ऐसा यहाँ क्रिटिसिज्म में कहा गया है या माना जा रहा है कि हर व्यक्ति जो होता है वो या कोई भी रिसर्चर वो अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों का उपज होता है। अर्थात हर व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग परिवेश से आता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। तो यह बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही कठिन बात है कि वो इससे प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ नेचुरलिटी जो है होता है वो पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड है Simpson believed that ideal type as an abstract methodology, and because we exaggeration and deliberation it cannot offer scientific conclusion. तो तीसरे क्रिटिसिज्म में सिम्पसन का ये मानना है कि चूँकि यह एक अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है, यानी इसमें कोई विस्तृत और विचार विमर्श की जो आवश्यकता होगी, लेकिन यह तो क्योंकि एक सब्जेक्टिव अवधारणा है, यहाँ पर हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को देखेगा और उसके आधार पे आइडियल टाइप का निर्माण करेगा, जिससे वैज्ञानिक निष्कर्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस में क्या होता है कि हम चीज़ों को एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं, यानी चीज़ें जैसी हैं हम उसको वहाँ वैसे ही प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पैमाना जो होता है वो आदर्श प्रारूप जो हो जाता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही एक कमी है इस सिद्धांत की। चौथा है it has limited scope of sociology because ideal type are very significant in study of social sciences. Their usage is somewhat limited. They can't be used in all types of social analysis. तो चूँकि यह एक तुलनात्मक पद्धति है और यहाँ इसमें सोशियोलॉजी में हम जब अध्ययन की बात करते हैं तो चूँकि सोशल फिनोमेन की जो प्रवृत्ति है या उसकी जो प्रकृति है वो मल्टी डायमेंशनल है, तो हम सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के द्वारा उसकी तथ्यों को अच्छी तरह से हम समझ नहीं सकते। उसके लिए हमें विभिन्न अन्य सामाजिक जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, आणविक विधियों या अन्य पद्धतियों, उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सोशल फिनोमेन के सिर्फ हम समानताओं और विभिन्नताओं की ही बात करेंगे जिसके आधार पर यह तुलना की जाती है, तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सामने नहीं रख पाएंगे। तो इस तरह से ये जो है इस सिद्धांत की एक कमी के रूप में उभर कर आती है। और अंत में हम आते हैं कंक्लूजन पर। द आइडियल टाइप इज एन abstract model created by Max Weber that when used as a standard comparison enables us to see aspects of the real world in a clear, more systematic way, so as to find a middle path between nomothetic and ideographical knowledge. तो यहाँ पे अंत में हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि मैक्स वेबर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है
वो एक अब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जिसे हम तुलना के आधार पे तुलना के लिए एक स्टैंडर्ड, एक पैमाने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट यानी सोशल जो रियलिटी है, जो सोशल फिनोमेन है, घटनाओं, इनका जो है हम अध्ययन करते हैं और सामाजिक यथार्थ को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी पद्धति है जिसमें ना तो हम सामान्य और ना ही विशिष्ट, बल्कि तार्किक रूप से एक सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में एक मध्यम मार्ग को अपनाते हैं जो नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक नॉलेज से संबंधित होता है। Sills and Finch, in their book Max Weber on the Methodology of Social Sciences, have written that ideal types have all the potential of study social phenomena in scientific manner. तो यहाँ पर सेल्स और फिंच जो है वो अपने बुक में मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है, उनकी जो पद्धति है यानी मैथडोलॉजी जिसे हम आइडियल टाइप कह रहे हैं, उसे बहुत ही पोटेंशियल एक स्टडी मेथड के रूप में मानते हैं, जो सामाजिक घटनाओं को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से, बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में सामाजिक परिघटनाओं को अध्ययन करता है और उसे सही चीज़ों को सही तरीके से रखने का या फिर चीज़ों का सही तरीके से अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरह से आज हमने आइडियल टाइप, जो मैक्स वेबर की दी गई अवधारणा है, उसके बारे में जाना और उसे समझा, उसके टाइप्स के बारे में जाना और उसे संबंधित क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन की भी यहाँ बात की गई। तो चलिए, आशा है ये सिद्धांत अब आप लोगों के लिए अपरिचित नहीं रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।